चलिए, तो आज हम लोग संकरण की जो क्रिया थी उसको और आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग संक्षिप्त में VSEPR सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, मतलब संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। जो वैलेंसी सेल होता है, उस वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है, उसके कारण में अणुओं की संरचना कैसे बदलती है, कैसे होती है, उसका अध्ययन करेंगे। तो ये जो संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत होता है, ये सिद्धांत में हम लोग संकरण से हट करके थोड़ा सा ऐसे यौगिक होते हैं, कुछ यौगिक होते हैं जिनकी संरचनाएं संकरण के द्वारा नहीं हो पाती है, उनके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो इसकी मुख्य अभिधारणाओं में, अभिधारणाएं अगर इनका देखें तो इसका जो उपयोग है, इस सिद्धांत का जो हम लोग उपयोग करते हैं, वो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन युक्त जो यौगिक होते हैं उनकी संरचना को बतलाने के लिए कहते हैं। ये वेस्पर सिद्धांत है, VSEPR सिद्धांत है। इस सिद्धांत का उपयोग विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन युक्त जो यौगिक होते हैं या अणु होते हैं, उन यौगिकों या अणुओं की संरचना को ज्ञात करने के लिए, बतलाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो आखिर ये विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो ऐसे यौगिक जिनके संयोजी कोष जो होता है, उस संयोजी कोष में जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, उस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ही विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जो सहसंयोजी बंध में भाग नहीं लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर जो रहेगा, उस लोन पेयर को ही हम लोग विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तीसरी बात है, इस सिद्धांत के अनुसार जो यौगिक होते हैं या अणु होते हैं, उनके संयोजकता कोष में, उनके संयोजकता कोष में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। जो यौगिक होते हैं, उन यौगिकों के संयोजकता कोष में, संयोजी कोष में, अंतिम कोष में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। पहला आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको हम लोग बॉन्ड पेयर कहेंगे, और दूसरा होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको मैं बोला विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर। तो इस प्रकार से यहां पर जो यौगिक होते हैं, उन यौगिकों के संयोजकता कोष में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। चौथी बात है कि जिन अणुओं या यौगिकों के संयोजकता कोष में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन आबंधी प्रकार के होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, इनकी जो संरचना होती है वो निश्चित होती है। इनकी संरचना निश्चित होती है। जो हमने संकरण में पढ़ा, उस संकरण के आधार पर उनकी संरचनाएं होती है। sp संकरण में रेखीय होता है, sp2 में त्रिकोणीय होता है, sp3d वाले जो है ना, sp3 जो होता है उसमें चतुष्फलकीय होता है, sp3d में त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है, और sp3d2 में अष्टफल की संरचना होता है। वो निश्चित होता है। ये ऐसे यौगिकों के लिए होता है जिनके संयोजी कोष में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड पेयर होते हैं, आबंधी प्रकार के होते हैं। लेकिन पांचवा बात है इसमें, देखिए
अणुओं के यौगिकों के संयोजी कोष में आबंधी और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। ये आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों उपस्थित होते हैं। तो इन दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और उस प्रतिकर्षण के फलस्वरूप में यौगिक की जो संरचना होती है वो यौगिक की संरचना विकृत हो जाती है और इस विकृति के कारण में बंध कोण का मान भी बदल जाता है। जिन अणुओं के संयुक्ता कोष में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, बॉन्ड पेयर भी रहता है और साथ में लोन पेयर भी रहते हैं। तो ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन युग्म वाले जो अणु होते हैं उनमें इन दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है और उस प्रतिकर्षण के फलस्वरूप में यौगिक की जो संरचना है वो विकृत हो जाती है, बदल जाती है, डैमेज हो जाती है और साथ ही साथ में बंध कोण का मान भी बदल जाता है। जो बंध कोण जो हम संकरण में जानते थे 180 अंश का, 120 अंश का, 90 अंश का, जो कोण बंध कोण जानते थे वो बंध कोण में भी परिवर्तन आ जाती है। और आखिरी बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो आपको बताया था उन इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकर्षण किसमें कम होता है, किसमें ज्यादा होता है, प्रतिकर्षण का क्रम क्या होता है। तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इनके बीच में प्रतिकर्षण सबसे कम होता है। मैं बताया था भी आप लोगों को आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों के अणु जो संरचना निश्चित होती है क्योंकि उसमें प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता, इसमें प्रतिकर्षण नहीं के बराबर रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है जो संकरण में बताया गया था। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों रहेगा तो उसमें प्रतिकर्षण थोड़ा सा ज्यादा रहता है। बॉन्ड पेयर के अपेक्षा बॉन्ड पर लोन पेयर जो होगा उसमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा और अगर लोन पेयर है तो उसमें प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होगा। यानी सीधी सी बात है, जिस अणु के संयुक्ता कोष में जितनी अधिक संख्या में लोन पेयर पाई जाएगी उसमें प्रतिकर्षण उतना ही अधिक होगा। अगर एक लोन पेयर है तो प्रतिकर्षण कम होगा, अणु की संरचना कम विकृत होगी। दो लोन पेयर है तो प्रतिकर्षण और ज्यादा होगा, विकृति और ज्यादा आएगी। तीन लोन पेयर रहेगा तो और ज्यादा विकृति। जितनी अधिक संख्या में लोन पेयर पाई जाएगी, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में पाई जाती है, उस यौगिक की संरचना उतना ही अधिक विकृत हो जाता है। तो ये कैसा विकृत होता है, उस विकृति के कारण में अणु की संरचना कैसे हो जाती है उसको जानने के लिए हम यहां पे उदाहरण देके देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं अमोनिया की संरचना, NH3 की संरचना देख रहा हूं मैं। तो जैसे संकरण में पिछले क्लास में हमने किया उसी प्रकार से यहां पर करेंगे। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, इसका विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p3 2 2 4 और 3 7। तो इसका संयोजी कोष 2 है। तो पहला अवस्था बताया था आप लोगों को सामान्य अवस्था। तो सामान्य अवस्था में 2s और ये 2p ऑर्बिटल है, 2d तो होता नहीं है इसलिए उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा अवस्था होता था उत्तेजित अवस्था और उस उत्तेजित अवस्था में हम क्या करते थे, युग्मित इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को रिक्त कक्षक में ले जाते थे। इस बार तो रिक्त कक्षक है ही नहीं यहां पर, तो इसलिए यहां पे रिक्त कक्षक नहीं होने के कारण में नाइट्रोजन जो है वो उत्तेजित अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा, उत्तेजित अवस्था में आ ही नहीं पाएगी क्योंकि उसके पास में रिक्त ऑर्बिटल ही नहीं है कि वो 2s के एक इलेक्ट्रॉन को कहीं और लेके जाए। तो इसलिए सीधा सीधा अवस्था हो जाएगा संकरित अवस्था। तो इस संकरित अवस्था में नाइट्रोजन जो है अपने 3 अर्धपूरित कक्षक जो दिख रहा है आपको, उसमें हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं को ले लेगा, उस 3 परमाणुओं के साथ में ये अतिव्यापन करेगा। तो इस अतिव्यापन से संकरण का निर्माण हुआ, s का 1 ऑर्बिटल और p का 3 ऑर्बिटल, sp3 संकरण का निर्माण हुआ और इस sp3 संकरण से ये अमोनिया का निर्माण हो गया।
तो यहाँ पे sp3 संकरण है, तो उसके हिसाब से संकरण के हिसाब से देखा जाए तो इसमें अणु की जो संरचना है, NH3 की जो संरचना है वो चतुष्फलकीय होना चाहिए था और बंध कोण का मान 109°28' का होना चाहिए था। लेकिन यहां पर जो अमोनिया है उसकी संयोजी कोश में ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों है। तो अभी वेस्पर सिद्धांत में बताया, VSP-PR सिद्धांत में बताया मैं आप लोगों को कि जिसके संयोजी कोश में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ये बंध में भाग लेने वाले हैं, एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, ये बंध वाला है, लेकिन ये दोनों नाइट्रोजन के, इसमें हाइड्रोजन का तो है नहीं, ये लोन पेयर कहलाएगा। संकरण में भाग ले रहा है जरूर, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही है, यहां पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये लोन पेयर हुआ और ये बॉन्ड पेयर हुआ, इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा और इस प्रतिकर्षण के कारण में अणु की जो संरचना जो चतुष्फलकी होना चाहिए था वो पिरामिडी प्रकार की हो जाती है। जो संरचना है वो पिरामिडी हो जाता है और बंध कोण का मान 109° से घट करके 107° का रह जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर विकृति आई और इस विकृति के कारण देख लीजिए जो चतुष्फलकी था उसकी जगह पिरामिडी हो गया, बंध कोण का मान 109°28' होना चाहिए था, उसकी जगह में 107° रह गया। तो ये पिरामिडी संरचना अगर बनाते हैं तो ये नाइट्रोजन हुआ, इसमें ये 3 बॉन्ड पेयर है H H H और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो इस प्रकार से ये जो संरचना है इसमें बंध कोण हो गया 107° का, तो ये पिरामिडी संरचना हुआ, ये पिरामिडी संरचना है। इसी प्रकार से अगर हम एक और देखें, जल की संरचना देखते हैं, तो जल में जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसके हिसाब से विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा। तो संयोजी कोश में इसका ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर वही बात है, ऑक्सीजन के संयोजी कोश में रिक्त ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये युग्मित इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित कर नहीं पाएगा, अर्थात उत्तेजित अवस्था नहीं आ पाएगी। तो इन दोनों में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा और इस प्रकार से यहां पर देख लीजिए sp3 संकरण के द्वारा फिर से ये जल का निर्माण हुआ। लेकिन इस बार जल में क्या हो रहा है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। पिछले बार 3 बॉन्ड पेयर था, 1 लोन पेयर था, इस बार ज्यादा हो गया, बॉन्ड पेयर की संख्या बढ़ गई। तो बॉन्ड पेयर की संख्या बढ़ने से प्रतिकर्षण और ज्यादा हो जाएगा। अभी जैसे आपको अभिधारणा में बताया, जितने अधिक संख्या में बॉन्ड पेयर लोन पेयर होगा उतनी अधिक संख्या में क्या होगा, उसका प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पर लोन पेयर की संख्या 2 हो गई है, इसलिए पहले की अपेक्षा अमोनिया की अपेक्षा जल में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, यानी इसमें जल की जो संरचना है उसकी विकृति ज्यादा होगी। तो ये विकृति होकर के जो चतुष्फलकी संरचना होना चाहिए था उसके स्थान पर ये V आकार की संरचना हो जाती है और बंध कोण का मान 109° से घट करके 104.5 का रह जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर V आकार की संरचना होगा। ये ऑक्सीजन हो गया, ये 2 हाइड्रोजन हो गया और इसमें 2 लोन पेयर है, 1 और ये 2 इसमें लोन पेयर हुआ। तो इस प्रकार से ये V आकार की संरचना हो गया, ये V संरचना हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें केवल 1 लोन पेयर था तो कम इसमें विकृति आई, पिरामिडी संरचना हुआ, बंध कोण का मान 107 हुआ, 9 से घट करके 2 घट गया। और यहां पर जो है 2 लोन पेयर हुआ, तो 2 लोन पेयर होने के कारण प्रतिकर्षण और बढ़ गया, जो संरचना थी वो और ज्यादा विकृत हो गई, वो V आकार की हो गई। और बंध कोण का जो मान है वो 109 जो था उससे घट करके मात्र 104.5 का रह गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस सिद्धांत के हिसाब से कि जैसे जैसे अणुओं में इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, लोन पेयर की संख्या बढ़ती है तो वैसे वैसे विकृति बहुत ज्यादा आते जाती है। तो ये हिसाब से आपका संकरण और संकरण के बाद में ये हुआ आपका वेस्पर सिद्धांत, VSEPR सिद्धांत। थैंक यू।